एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 10 और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्कॉट के एडवर्ड के उसके सारे लेक्चर्स जो है हम अपलोड कर चुके हैं डिटेल से। अब उसके कुछ मोस्ट रिपीटेड पास्ट पेपर की बीसीक्यूज हैं जो 2019, 2021 और 2022 के जो अभी तक जितने पेपर्स में आ चुके हैं। ये 4 साल से जो क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, कभी किसी पेपर में कभी किसी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर अगर आपने अभी तक चैप्टर रीड नहीं किया है तो आप सिनेरियो समझ जाएंगे कि आपको चैप्टर में क्या समझाया जा रहा है। तो अगर भी आपका एग्जाम होने वाला है और आपको इतना टाइम नहीं है कि आप चैप्टर रीड करें तो आपको मैं कहूँगी कि चैप्टर रीड करने के बजाय इन बीसीक्यूज को देख लें, क्योंकि जो वहाँ से समझ में आएगा वो आपको सेम यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 के हैं ये। तो उसमें जब हम कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस जो उसमें हम रिस्पिरेटरी फिटनेस जो पढ़ते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो रिस्पिरेशन में चेंजेस आते हैं। तो रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ लंग यहाँ पे पूछ रहा है कि फंक्शन लंग के फंक्शन के हिसाब से इनमें से कौन सी जो डेफिनेशन ऑफ बेस्ट रहेगी। तो रिगार्डिंग लंग्स, मीन्स ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द बॉडी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी के दरमियान गैसेस एक्सचेंज का जरिया बनते हैं वो हैं आपके लंग्स। लंग्स आर एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। प्लूरा के अंदर जो है वो एनक्लोज होते हैं, इसके बाहर वाले लेयर को प्लूरा कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर इन लंग्स एंड एयर पाथवेज अकर वाया बल्क फ्लो, यानी आप बहुत सारी एयर एक साथ जो है वो इनहेल करते हैं बल्क फ्लो में। तो जो आपके जो मूवमेंट ऑफ एयर है लंग्स में और एयर पाथवेज में वो बल्क फ्लो के थ्रू होती है। इंस्पिरेशन के दौरान आपका जो इंट्रापल्मोनरी जो लंग्स के दरमियान जो प्रेशर है वो कम होता है। अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप जो है वो इनहेल नहीं कर सकेंगे एयर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कमरे के अंदर जाना चाह रहे हैं और उस कमरे के बाहर जो है वो कोई धक्का लगा रहा है, उस कमरे को खोलने नहीं दे रहा आपको, तो किस तरीके से मुमकिन है कि आप अंदर जाएं। तो सेम इस तरीके से जब आप इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होता है ताकि ईजिली जो है वो एयर अंदर जा सके। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रीचेज द रेस्पिरेटरी जोन इज़ एल्वियोलर वेंटिलेशन, यानी आपका जो रेस्पिरेशन के दौरान जिस जोन के अंदर आपकी एयर जाती है वो एल्वियोलाइज होते हैं लंग्स के, जिसके अंदर एयर जाती है। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर एयर इन 1 मिनट इज़ कॉल्ड मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन। इसके नाम से ही जो है वो क्लियरली पता चल रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में हम थोड़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यार इतना ईजी कैसे दे सकते हैं वो, लेकिन आ जाता है। इसमें भी उनकी ट्रिक होती है, उनको पता होता है, बच्चे सोचेंगे कि इतना ईजी नहीं आ सकता। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल इज़ इम्पॉर्टेंट इन फोर्स्ड मैक्सिमम एक्सपिरेशन। जब आप थक जाते हैं या जब आप ये महसूस करवाना चाह रहे होते हैं कि उफ मैं तो थक गया, तो आप जिस फोर्स के साथ एक्सपायर करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें जो आपके लंग्स एब्डोमिनल मसल का जो प्रेशर हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है स्ट्रॉन्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्स्ड मैक्सिमम एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको लंग्स के जो मसल्स हैं, सॉरी जो आपके एब्डोमेन के मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी जो है वो इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको फोर्सफुली एक्सपायर करना होता है तब आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग अ टिपिकल ब्रेथ इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो होता है कि जिसमें अभी जो है वो ना डेड स्पेस में गई है ना एयर वेस्ट हुई है, ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम जो आपने इनहेल किया और आउटसाइड द बॉडी एक्सहेल किया, इस पूरे टोटल वॉल्यूम को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंदर से अभी तक कुछ हमने काटा पीटी नहीं की है कि ये इतना ज़ाया हुआ है, इतना ये हुआ है, ये पूरा वॉल्यूम है, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को जो टिश्यूज़ के अंदर होती है हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन किसको कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बाय द टिश्यूज़ इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसको ऑपोजिट करने तो ये बीसीक्यू बन जाता है। ओके, तो ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू द फिक्स इक्वेशन जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, ये चैप्टर नंबर 9 में, कि फिक्स इक्वेशन में क्या था कि अगर कार्डियक आउटपुट डबल हो जाए लेकिन आर्टीरियल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस जो वैसा का वैसा रहे, रिमेन कांस्टेंट रहे, तो क्या होगा कि बॉडी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो डबल हो जाएगी, यानी 100% बढ़ जाएगी। आउटपुट डबल हो गया है, ठीक है। अब आउटपुट कार्डियक आउटपुट डबल है लेकिन आर्टीरियल और वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस तो सेम ही है ना, वो तो नहीं बढ़ा, वो सेम ही है ना, वो बढ़ा नहीं वो घटा है। तो पहले 50% हो रही थी लेकिन अब क्योंकि कार्डियक आउटपुट डबल हो गया है तो ये 100% होगी, ठीक है। तो इंक्रीज्ड बाय 100%, 100% बढ़ जाएगी। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो शुड भी, यानी जितनी वेंटिलेशन होनी चाहिए उतनी ही परफ्यूजन होनी चाहिए। तो द रेशियो शुड भी 1:1, यानी बराबर होना चाहिए। द इमीडिएट इंक्रीज इन वेंटिलेशन एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज़ रेगुलेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। इमीडिएट इंक्रीज हो जाता है जब आपके वेंटिलेशन में, तो वो किस वजह से करता है, कौन करवाता है, ये न्यूरल मैकेनिज्म जो है उसको रेगुलेट करवाते हैं, यानी वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करके और वो
आपका जो स्केलेटल मसल है वहाँ पे ब्लड पहुँचाकर और आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ाकर जो करते हैं ना। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीजन दैट कम्स इन द लंग्स एंड द ब्लड दैट इज़ पासिंग थ्रू इट इज़ वेंटिलेशन परफ्यूजन। जो हमने ऊपर पढ़ा था, रेशो पढ़ा था जिस चीज़ का, वही है वेंटिलेशन परफ्यूजन। जितनी वेंटिलेशन हो उतनी ही परफ्यूजन होनी चाहिए। विच पार्ट ऑफ लंग रिमेन्स अंडर परफ्यूज्ड, कौन सा पार्ट जो है वो लंग का वो अंडर परफ्यूज रहता है, एपेक्स ऑफ लंग जो अंडर परफ्यूज रहता है। बिकॉज हम जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपका जो चैप्टर है ना इसके अंदर फिगर बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें समझाया हुआ है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठहर कर मुकम्मल सांस जो है नहीं ले पाते, ठीक है। तो जिससे हम पूरे लंग्स हमारे फिल नहीं होते, थोड़े बहुत फिल होते हैं और फिर हम इनहेल एक्सहेल कर देते हैं। तो एपेक्स ऑफ लंग है ना, उसके अंदर वो अंडर परफ्यूज रह जाता है, यानी उसके अंदर अच्छी तरीके से परफ्यूजन नहीं हो पाती। उसका रेशियो इन्होंने ये दिया है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इन वीनस ब्लड इज, आपके वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 46 mmHg होती है। ओके, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ग्लाइकोलाइसिस, जो राइटवर्ड कर्व बनाता है, जो कर्व है आपका उसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देता है। तो वो है 2,3 DPG। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो अभी जो है उसको समझाना मुमकिन नहीं, काफ़ी बड़ी भारी चीज़ है। तो उसको अगर आप वीडियो देखना चाहें, इसको पॉज करके उसको जाके समझ सकते हैं, अदरवाइज़ इतना भी बहुत है, उसमें कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। ओके, रिगार्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब वो आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आपके कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कंडीशन होती है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो 10% तो आपके प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, 20% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाता है और 70% बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। ओके, पल्मरी वेंटिलेशन रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम ब्लड बाय HCO3 रिएक्शन। एट सी लेवल माइन्यूट वेंटिलेशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्राइमरीली टू, सी लेवल पे आपके पास जो माइन्यूट वेंटिलेशन बढ़ती है एक्सरसाइज के दौरान, वो क्यों बढ़ती है? वहाँ पे आप ज़्यादा देखो, वहाँ पर ना जब भी आप समुद्र के पास होते हुए, पानी के पास होते हैं ना, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। हवा के अंदर पानी ज़्यादा होता है, एयर कम होती है, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये कह रहा है कि सी लेवल पे जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वेंटिलेशन क्यों बढ़ती है? ताकि जो आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपको मुश्किल हो रही है सांस लेने में ना, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। तो अब आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के इंक्रीज़ होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको एलिमिनेट करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए आपकी वेंटिलेशन बढ़ जाती है। तो वहाँ पे वेंटिलेशन किस लिए बढ़ती है? टू एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस एट द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ एक्सरसाइज, पल्मरी वेंटिलेशन इज मैच्ड टू द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द एक्सरसाइज प्राइमरीली वाया फीडबैक फ्रॉम कीमोरिसेप्टर्स। अब ड्यूरिंग, मतलब जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली थी, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे, जब आपने एक्सरसाइज को अडेप्ट कर लिया, काफ़ी टाइम गुजर गया, 2 महीने, 3-4 हफ्ते, 2 महीने 3 महीने गुजर गए हैं। अब जो आपकी पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो आपके मेटाबॉलिक डिमांड से मैच करे, यानी आपको एक्सरसाइज के दौरान जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए, VO2 मैक्स चाहिए, उतना ही आपकी बॉडी आपको दे रही है, उसने अडेप्ट कर लिए हैं चेंजेस, अब उसको परेशानी नहीं होती। ये जो हमने अडेप्टेशन हासिल की है, ये जो फीडबैक हमें मिला है, ये हमें कहाँ से मिला? ये हमें कीमो रिसेप्टर से, क्योंकि मेटाबॉलिक्स की बात हो रही है, मेटाबॉलिज्म की, यहाँ पे सारा काम केमिकल्स का है, तो उसको कौन डील करेगा? कीमो रिसेप्टर्स डील करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज इट कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन एट रेस्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेशन सेंटर इन मेडुला ऑब्लिंगेटा। आपका जो वेंटिलेशन का कंट्रोल सेंटर है, ये आपका कार्डियो पल्मरी का जो और कार्डियो पल्मरी और कार्डियक सर्कुलेशन का जो कंट्रोल सेंटर है, वो सारे के सारे आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का रेस्पिरेटरी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। 2 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर नंबर 9 और 10, और इसके अंदर से 50% क्वेश्चन आते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ वहाँ से आते हैं। मैंने 50% बोला है, मतलब 30 सवाल इसमें से आते हैं, तो ज़रा इसको गौर से देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। और अगर आपको जो वो इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए, PDF चाहिए, तो आप, मैंने जो सारा लिंक में अपना इंस्टा और FB और मेल दिया हुआ है, उससे मुझसे कांटेक्ट करके और जो है सारा डेटा ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।